हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक समास को पढ़ेंगे। समास से प्रश्न उन सभी गवर्नमेंट सर्विस वाले एग्ज़ाम में आता है जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और समास से प्रश्न स्कूल कॉलेज में तो आते ही हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदी व्याकरण के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी आप तक जल्दी पहुँचे। तो शुरू करते हैं। समास। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा को जानेंगे कि समास है क्या। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नए सार्थक शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए सार्थक शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। जैसे कमल नयन। तो कमल नयन क्या है? कमल और नयन मिलकर एक नया शब्द बना, कमल नयन। प्रतिदिन। प्रति और दिन मिलकर बना प्रतिदिन। तो प्रतिदिन भी एक समास का उदाहरण है। अब हम लोग समास की रचना को पढ़ते हैं कि समास की रचना में दो पद होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग फिर से एग्जाम्पल को देखते हैं। कमल नयन। तो कमल नयन में कमल पहले आया तो इसको पूर्व पद या पहला पद भी कह सकते हैं, प्रथम पद। तो कमल प्रथम पद और नयन उत्तर पद। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद किसको कहते हैं और उत्तर पद किसको कहते हैं, ताकि आगे आप लोग को समझने में सुविधा होगा। क्योंकि जब हम लोग समास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझने में सुविधा होगा। पहले वाले पद को प्रथम पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम लोग समास के भेद को पढ़ते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं, उसके 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा बहुब्रीहि समास। तो समास के ये 6 भेद हैं जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा जो ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको एक शब्द दे देगा जैसे कमल नयन, चंद्रमुखी, प्रतिदिन, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कौन सा समास है, समास का इसमें कौन सा प्रकार है। ऑप्शन में रहेंगे आपके कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और फिर आपको उसको चुन करके उसमें से एक ऑप्शन को लिखना है। तो इसके लिए आपको इसके 6 भेद को अच्छा से पूरा समझना होगा। अब हम लोग एक एक कर इसके 6 भेद को पढ़ेंगे ताकि आप अच्छा से समझ जाएं और एग्जाम्स में क्वेश्चन आप बना सकें। पहला अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो एवं उसी के अर्थ की प्रधानता हो तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे समझते हैं कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग प्रतिदिन यथाशक्ति। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रतिदिन में हम लोग देखते हैं कि प्रति अव्यय है, यथाशक्ति में यथा अव्यय है। अब अगर आप लोग अव्यय नहीं जानते हैं तो अव्यय के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि अव्यय वह शब्द होता है जिसका लिंग पुरुष वचन नहीं बदलता है, अर्थात वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी में एक ही रूप में यूज होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ पे अव्यय है। अब यह स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही प्रति का ही यूज होता है। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में पहला पद जो था यथा है, तो यथा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यथा के रूप में ही यूज होता है। तो एक बार फिर से इसका हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि जिस समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, तो दिन के बारे में क्या बोला कि प्रत्येक दिन, तो प्रतिदिन दिखे, यथाशक्ति दिखे, तो हम लोग उसमें लिख देंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अब पढ़ते हैं दूसरा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं और या शब्दों का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
जैसे माता पिता, दाल भात, भाई बहन। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही पद प्रधान हैं। माता पिता में माता पिता दोनों प्रधान, दाल भात में दाल भात दोनों प्रधान। तो इसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। अब इसे आप दूसरे तरीके से समझिए जो आसानी रहेगा आपको समझने में, एग्जाम में क्वेश्चन करने में। जब आपको शब्द को देखकर लगे कि आप द्वंद्व में पड़ जाएं कि किसको चुनें, इसका प्रथम पद दूसरा पद में कौन प्रधान है, आप द्वंद्व में पड़ जाइएगा, यानी दुविधा में पड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें दोनों प्रधान रहेगा। जैसे माता पिता, तो माता पिता में माता और पिता दोनों ही प्रधान हैं, आप द्वंद्व में पड़ जाएगा, किसको चुने किसको ना चुने। दाल भात, इसमें भी द्वंद्व दुविधा में। तो जहाँ दुविधा में आप पढ़ रहे हैं, द्वंद्व में पढ़ रहे हैं, वह द्वंद्व समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, नील कमल, तो नीला है जो कमल, यहाँ कमल की विशेषता क्या है? वह नीला है। तो अगर हम लोग नील कमल को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि नीला है जो कमल। तो इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में कि जो या के समान वाले शब्द दोनों पदों के बीच में आते हैं। जैसे चंद्रमुखी, अर्थात चंद्रमा के समान मुख है जिसका। तो यहाँ पे मुख की विशेषता क्या बताया जा रहा है? कि वह चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि पहला पद क्या किया, चंद्रमुखी में चंद्र जो है वो मुख की विशेषता को बता रहा है, तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास को समझेंगे हम लोग ऐसे, जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे सीधा याद रखेंगे कि जिस समास में आपको संख्या नंबर का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, तो चौराहा में यहाँ क्या है? चार राह, संख्या बता रहा है। दोपहर, तो पहर कौन सा है? दूसरा, तो संख्या दो क्या बताया? संख्या। त्रिकोण, त्रिभुज, दशावतार, तो ये सभी में क्या है? पहला पद क्या है? संख्या को बताता है। तो जहाँ आपको संख्या दिखे द्विगु समास, संख्या दिखे द्विगु समास। पांचवा तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार हैं। तो तत्पुरुष समास का सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप का अर्थ क्या हुआ? कि दोनों पद जो है किसी न किसी कारक से जुड़ा होता है, लेकिन कारक चिन्ह लिखा हुआ नहीं रहता है, वह लुप्त रहता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं साइलेंट रहता है। जैसे राजकुमार, तो राजकुमार क्या है? राजा का कुमार। यहाँ पे राजा का कुमार था, तो का यहाँ पे क्या हो गया? लुप्त हो गया, इसका लोप हो जाता है और वह बन जाता है राजकुमार। धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, यहाँ पे कारक है का, परंतु यह धर्म ग्रंथ जब बना तो का लोप हो गया। रचनाकार, तो रचना को करने वाला अर्थात रचनाकार, तो रचनाकार में भी को यहाँ पे कारक जो है वो लोप हो गया उसका। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक क्या लोप हो रहा है। तो तत्पुरुष समास के भेद को भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके 6 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कारक आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर, तो वो सभी का जो चिन्ह है कर्म को करण से या के द्वारा, तो वो सभी हम लोग उसका चिन्ह को ध्यान रखेंगे। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं शरणागत, तो शरण को आगत। लोकप्रिय, लोक को प्रिय, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? को लोप होकर शरण को आगत। जैसे पहला उदाहरण में देखते हैं शरण को आगत में को लोप हो गया तो बन गया शरणागत। लोक को प्रिय में को लोप होकर बन गया लोकप्रिय। तो यह था कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म का चिन्ह जो था वो लोप था, इसलिए कर्म तत्पुरुष। जिसमें करण का चिन्ह लोप होगा
वो करण तत्पुरुष। जैसे जिस तत्पुरुष समास में से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नीति युक्त अर्थात नीति से युक्त, तो इसमें से का लोप होकर नीति युक्त बना। नेत्रों से हीन अर्थात नेत्रहीन, तो यहाँ से का लोप हो गया। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे सुर रचित, तो सुर द्वारा रचित उसे क्या कहेंगे, सुर रचित, तो यहाँ पे द्वारा का लोप हो गया। तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो उस आधार पे हम लोग उसको लिख देंगे। जैसे संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो जिस तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला। रसोई घर, तो जो रसोई के लिए घर बना हो वो रसोई घर, तो यहाँ के लिए का लोप होकर रसोई घर सीधा बन जाता है। उसी तरह अपदान तत्पुरुष, तो जिस तत्पुरुष समास में से अर्थात अलग होने के अर्थ में विभक्ति का लोप हो उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पद मुक्त, तो पद से मुक्त, यहाँ पे हट गया, वो अलग हो रहा है, पर वो वाला से उसके लिए जो चिन्ह था वो क्या हुआ, उसका लोप हो गया और पद से मुक्त के बदले क्या बन गया, पद मुक्त। तो पद मुक्त जो है उसमें कौन सा समास है, तो अपदान तत्पुरुष समास। 6 नंबर संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तत्पुरुष समास में का, के, के जो कि संबंध का चिन्ह होता है, तो इन सब का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमाता, तो राजा की माता। गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ का, की ये सब का लोप होकर गंगा का जल में का लोप होकर गंगा जल सीधा बन गया। पर के अधीन, पराधीन, पर के अधीन में के का लोप होने पे बना प्राधीन। तो जब प्राधीन रहे तो हम लोग वहाँ देखेंगे कि प्राधीन क्या है, पर के अधीन, तो यहाँ पे के का लोप हो गया तो संबंध तत्पुरुष। खैर एग्जाम्स में आपके इतना डीपली जल्दी पूछते नहीं हैं, वहाँ सिंपली पूछेगा तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है या क्या है। लेकिन अगर पूछ दे कि तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ध्यान रख लेंगे। ये तो ईजी है यार कि बस चिन्ह याद रखेंगे कारक का, तो वो तो शब्द पढ़ने से ही हम लोग घरेलू लाइफ में जो पढ़ते हैं या जो शब्दों का यूज करते हैं वही चीज़ है यहाँ पे। आखिरी है तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष। तो जिस तत्पुरुष समास में या पर विभक्ति का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम, तो यहाँ में का लोप हो रहा था। पदासीन, पद पर आसीन, तो पद पर आसीन के बदले हम लोग सीधा लिख दें पदासीन, यहाँ पर का लोप हो गया तो अधिकरण तत्पुरुष। अब हम लोग पढ़ते हैं समास के आखिरी प्रकार, छठा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास को भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समास में जो नया जो शब्द होता है ये एक नए अर्थ को बताता है। तो बहुब्रीहि समास का हम लोग उदाहरण परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पे नीलकंठ से क्या वो नील और कंठ मिलकर नीलकंठ तो बना, लेकिन यह किसको इंगित किया, शिव जी को। जैसे दशानन, तो दशानन किसको इंगित कर रहा है, रावण को। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो बहुब्रीहि समास को हम लोग कैसे समझेंगे कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को बोध कराए, तो वैसा समास देखिएगा जिसमें आपको लगे पढ़ने से कि यह किसी और शब्दों को इंगित कर रहा है। जैसे लंबोदर जो भी हम लोग पढ़े, तो इसका अर्थ क्या होता है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इसमें हम लोग लिख देंगे बहुब्रीहि समास। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ ये तो समास के 6 प्रकार हो गए। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि क्या ए और सी या ए और बी, कभी कभी आप देखते होंगे रहता है कि ए एवं बी दोनों, तो वो किस केसेस में होता है। तो जैसे हम लोग बहुब्रीहि समास में क्या देखें कि नीलकंठ,
तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, और नीलकंठ उधर क्या है कि कंठ की विशेषता भी बता रहा है कि नीला है कंठ। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो नीलकंठ कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। तो अगर ऑप्शन में आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है और एक ऑप्शन में दोनों को दिखा भी रहा है ए एवं बी दोनों, तो आप वहाँ दोनों कीजिएगा, और नहीं तो अगर कर्मधारय नहीं दिया है तो हम लोग बहुव्रीहि समास ही लिख देंगे। तो इस प्रकार समास चैप्टर ख़त्म होता है, और आप इसे अच्छा से समझ लें, पढ़ लें, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को याद करना भी ज़रूरी रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का अगला टॉपिक हिंदी ग्रामर का आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।